नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 12 विद्युत के अंतर्गत प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, ओम के नियम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम में पढ़ा था कि V जो होता है, जो विद्युत विभवांतर है, वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती से तात्पर्य है कि अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ेगा, अगर करंट को घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, घटेगा। अब एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती है, लेकिन अगर इसको हम बराबर करते हैं तो बराबर करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, और वह जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारा है रेसिस्टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे और समझेंगे कि ये प्रतिरोध क्या होता है और किसी भी विद्युत परिपथ का ये कौन सा गुण है। तो इसके लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर है। ये जो मल्टीमीटर है इसमें 3 नॉब दिए गए हैं। एक नीचे ये तो कॉमन वाला है, जो ब्लैक वाला है, ये इसी में लगा होता है, और ये 2 नॉब और हैं। इसमें हम अलग अलग करंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ऊपर वाला जो नॉब है वो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का मेजरमेंट इसमें होता है। इसके बाद ये तो अभी ऑफ की स्थिति में है, इसे हम 10 एम्पियर के रेंज में ले जाएंगे और उसी के रेंज में आज हम लोग करंट का मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा जो मल्टीमीटर है आज इस क्रियाकलाप में अमीटर के रूप में काम करेगा, और इसे अमीटर के रेंज में हम ला करके इसे उपयोग करेंगे। अभी के लिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1.5 सेल की 4 बैटरी हैं, 4 सेल दिए हुए हैं और चारों सेल मिलकर के एक बैटरी बनाएगा। तो 1.5 वोल्ट का 4 सेल है, यानी कि 6 वोल्ट की ये बैटरी है। इसे सबको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। जब भी हम लोग सेल को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं सब अलग अलग है। ये इसका होल्डर है और होल्डर में एक सेल फिक्स किया गया है। इसका ये जो रेड वाला है पॉजिटिव एंड है और ये ब्लैक वाला है वो निगेटिव एंड है। तो इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे और ये हमारा वोल्टेज सोर्स के रूप में आज काम करेगा इस क्रियाकलाप के लिए। इसके बाद हमारे पास एक की है। ये देख सकते हैं, 0 का मतलब है 0 में अगर हम लोग 0 को दबाएंगे तो ये ऑफ हो गया, और 1 वाला को अगर हम दबाएंगे तो क्या हो गया, ऑन हो गया। तो इसे भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस क्रियाकलाप के लिए। उसके बाद हमारे पास एक टॉर्च बल्ब है। ये आप लोग देखते होंगे कि ये जो टॉर्च बल्ब है इसका हम लोग बहुत पहले टॉर्च में उपयोग करते थे। आज के समय में ये आसानी से नहीं मिलता है और हम लोग इसका उपयोग भी नहीं करते हैं। फिर भी इस क्रियाकलाप के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इस टॉर्च बल्ब का सोर्स के रूप में उपयोग करेंगे इस क्रियाकलाप के लिए। हमारे पास एक नाइक्रोम वायर है। ये नाइक्रोम वायर हमने, जो हीटर होता है, हीटर में आप हीटर का जो कॉइल होता है उसको हमने ख़रीदा, वहाँ से निकाल कर इसे सीधा किया है। आप भी कर सकते हैं कि ये जो हीटर का जो कॉइल वायर है ये मोटा वाला है, उसको अगर हम उसमें लगाते हैं तो उसे वो हीटिंग इफेक्ट देता है। ये पूरा एक बड़ा सा नाइक्रोम वायर है। इसे भी हम लोग लोड के रूप में, सोर्स के रूप में उपयोग करेंगे। इसके बाद ये ग्रेफाइट का जो है, पेंसिल का ये पेंसिल पेन जो होता है उसके अंदर लगने वाला ये ग्रेफाइट है, जिससे बच्चे लिखते हैं। पेंसिल पेन में इसे डालते हैं और बच्चे इसे लिखना शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह ग्रेफाइट से भी होता है, तो इसका उपयोग भी हम लोग इस क्रियाकलाप में लोड के रूप में करेंगे। अब इस क्रियाकलाप में हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग एक सेटअप तैयार करेंगे। सेटअप तैयार करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो कंपोनेंट है, जैसे टॉर्च बल्ब है, नाइक्रोम वायर है और हमारा ग्रेफाइट है, इसके लिए विद्युत धारा का जो पाठ्यांक है, जो मेजरमेंट है, वो क्या क्या होता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि बस हमें ओम का जो नियम है, ओम का जो फॉर्मूला है, उस पर ही काम करना है।
V जो होता है, V तो फिक्स है, ये 6 वोल्ट है। V इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं IR, यानी कि V फिक्स है, ये 6 वोल्ट ही रहेगा। I का पाठ्यांक हम लोग मेजरमेंट करेंगे। बाकी बात रह गई R, जो कि रेसिस्टेंस है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर R जो है वेरी करेगा, अगर जो है रेसिस्टेंस बढ़ेगा, V इक्वल्स टू लिखते हैं हम IR, तो अगर R का मान को हम बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि I का मान, यानी कि जो यहाँ पर विद्युत धारा का मान है, वो घटेगा। और अगर R का मान हम लोग घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि 15 वोल्ट है और इधर ये मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट में हम लोग यहाँ पे I रखते हैं 2 एम्पियर और 5 ओम हो जाएगा, तो 2 गुने 5 कितना होगा, 10 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को 10 ओम कर देंगे, तो स्वाभाविक है कि जो हमारा विद्युत धारा है वह 1 एम्पियर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पाठ्यांक लेंगे, मेजरमेंट को भी हम करके देखेंगे, और मेजरमेंट को करके देखने के बाद हम लोग विद्युत धारा का अलग अलग पाठ्यांक को देखने के बाद चलेगा पता कि कौन सा जो अवयव है इस विद्युत परिपथ में जो ज़्यादा रेसिस्टेंस ले रहा है और कौन जो है वो कम ले रहा है। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा सेल है, सेल से बैटरी बनाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो पहले हमारा ये एक सेल है जिसका एक पॉजिटिव एंड है और एक निगेटिव एंड है। तो निगेटिव एंड को दूसरा वाला जो सेल है उसके पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करने का यही नियम है कि एक का जो निगेटिव है दूसरे के पॉजिटिव से, या एक का जो पॉजिटिव एंड है दूसरे के निगेटिव एंड से जोड़ेंगे। तो एक ये छोर हमारा इधर खाली है, यहाँ से एक बैटरी है, ये 1.5 वोल्ट की ये 1.5 वोल्ट का सेल है, यहाँ से इसे कनेक्ट किए हैं, और ये इसका ये जो ब्लैक वाला है जो निगेटिव छोर है इसका पॉजिटिव छोर से कनेक्ट हो गया। फिर इस बैटरी का जो निगेटिव छोर है इसके पॉजिटिव एंड से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसका फिर निगेटिव एंड को हम लोग इसके पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ये 4 सेल वाला बैटरी बन गया जो कि 6 वोल्ट के बराबर हो गया। एक हमारा ये पॉजिटिव छोर हो गया और इसके लिए हमारा ये निगेटिव छोर हो गया। इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं, इधर आ गया। अब है इसके लिए हम लोग अमीटर जो हमारा है, ये एमीटर के रूप में इसका उपयोग करेंगे। और क्या करते हैं, इसे हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा अमीटर है इसे हम लोग ऑन कर देते हैं और 10 एम्पियर के रेंज में इसे ले आते हैं कि मैक्सिमम ये जो विद्युत धारा का मेजरमेंट करेगा वो 10 एम्पियर तक करेगा। तो इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंड है, पॉजिटिव एंड है, तो पॉजिटिव एंड से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव एंड से कनेक्ट हो गया। अब इधर हमारे पास बैटरी है और इसका ये निगेटिव छोर है, और ये हमारा जो की है, ये जो हमारा की है इसको हम लोग भी सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास ये एमीटर है, ये बैटरी है, ये की है। की में अभी ये हमारा जो है ऑफ हो गया। 0 का मतलब है ऑफ, 1 को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी ऑफ कर देते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा टॉर्च बल्ब है, टॉर्च बल्ब को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये एमीटर में विद्युत धारा का क्या पाठ्यांक आता है। टॉर्च बल्ब को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है निगेटिव एंड को निगेटिव एंड से जोड़ देंगे, ये हो गया। और इधर हम लोग पॉजिटिव एंड से इसको जोड़ देंगे और ये हमारा बल्ब है। अभी स्विच देख सकते हैं, स्विच जो हमारा है वो ऑफ है। इसे हम लोग ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद इसके पाठ्यांक को देखेंगे। तो ये देखते हैं बल्ब जल गया हमारा। आप देख सकते हैं, इसको हम ऑफ करके दिखाते हैं। ये जो हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, ये जल जाता है। और बल्ब जलने के बाद जो पाठ्यांक है वो 0.22 एम्पियर आ रहा है। इस टॉर्च बल्ब के लिए 0.22 एम्पियर आता है। फिर से इसे कनेक्ट ये इसको कनेक्ट करते हैं, इसको ऑन करते हैं
और ये 0.23 से 0.22 तक पहुंचता है। ये 0.22 एम्पियर इसका विद्युत धारा हो गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास टॉर्च बल्ब है ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है और प्रतिरोध के कारण ये हमारे पास 6 वोल्ट की जो बैटरी है 6 वोल्ट हमारा V हो गया और ये रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। कुछ रेसिस्टेंस के कारण जो विद्युत धारा का मान है वो 0.22 एम्पियर आ रहा है। अब ये जो पूरा करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और करंट फ्लो करता है। और करंट ये पूरा जो वायर है जो प्लास्टिक कोडेड है, प्लास्टिक के अंदर का जो कॉपर जो वायर है उससे करंट फ्लो होता है। और फ्लो होने के बाद ये जो हमारा टॉर्च बल्ब है, हम जानते हैं इसके बारे में, बहुत पढ़ना है इसके बारे में कि ये जो इसके अंदर का ग्लास है, ग्लास के अंदर हीटिंग मटेरियल जिसको टंगस्टन बोलते हैं, टंगस्टन इसके अंदर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक दूसरे से टकराएगा। टंगस्टन का जो एटम है, जो परमाणु है, उससे भी टकराएगा और उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में विरोध उत्पन्न होता है और जिसके कारण कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा और कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण हमारे पास यहाँ पर एक विद्युत धारा का पाठ्यांक मिलता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये विद्युत टॉर्च के लिए जो विद्युत धारा का मान है वो 0.22 एम्पियर है। इसके बाद हम लोग ये जो लोड है इसको चेंज करते हैं। टॉर्च के स्थान पर हम लोग एक नाइक्रोम वायर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास नाइक्रोम वायर है, जैसा कि मैंने बताया कि ये आसानी से मिल जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में। जो हीटर का कॉइल है उस कॉइल को लेकर के अगर उसे निकालते हैं, उसे सीधा करते हैं तो ये नाइक्रोम वायर मिल जाएगा। इसे हम लोग लोड के रूप में उपयोग कर रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल है और इसे भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ से इसे हम लोग की से जोड़ देते हैं और दूसरा छोर को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इस सीरीज में। इसे कनेक्ट कर देते हैं। ये नाइक्रोम वायर है, ये हमारा नाइक्रोम वायर है और इसे हमने, आप देख सकते हैं ये नाइक्रोम वायर है, इसे कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसके लिए हम लोग पाठ्यांक देखते हैं कि इसके लिए पाठ्यांक क्या होता है। तो हम देख सकते हैं ये 0.63, 0.62, 0.61, ये 0.61, 62, 63 के रेंज में आएगा। और ये जो हमारा नाइक्रोम वायर है इसका उपयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये लोड के रूप में काम करता है और ये भी प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ये जो पूरा तार है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और उस फ्लो को रोकने का काम इस वायर के अंदर ज़्यादा होता है और ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा तो करंट हमारा क्या होगा, जो करंट का जो मान है वो घटते चला जाएगा। तो अभी हम लोग ने टॉर्च बल्ब का उपयोग किया था, उसके लिए विद्युत धारा का मान कितना था, 0.22 एम्पियर। और ये लंबा सा सिर्फ नाइक्रोम वायर लिए हैं तो नाइक्रोम वायर में कितना आया, 0.616263। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक मान क्यों नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कि इसको जब जैसे ही ऑन करते हैं तो मान को देख रहे हैं 0.65 है, फिर 64 है, 63 है, 62 है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि नाइक्रोम वायर के पास एक अपना गुण है, हीटिंग इफेक्ट। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग हीटर में करते हैं। जैसे ही से हम कनेक्ट करेंगे ये क्या होगा, ये हीट होगा, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा रैंडमली मूव करेगा। तो क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से टकराएगा, बार बार टकराएगा। इसलिए प्रतिरोध जो है, विद्युत के प्रवाह, धारा के प्रवाह में विरोध जो है ज़्यादा उत्पन्न होगा और इसके कारण ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण जो है क्या होगा, जो विद्युत धारा का मान है वो धीरे धीरे घटेगा। शुरू में ठीक रहता है, 0.65 रहता है, लेकिन जैसे इसे छोड़ देते हैं तो 0.64, 0.63, 0.62, 0.61 वो घट रहा है। ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है, ये नाइक्रोम वायर है, वो हीट हो रहा है। अगर थोड़ा देर तक छोड़ देंगे तो अगर हम इसे छुएंगे तो यहाँ पे जल जाएगा। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करते हैं
तो ये ध्यान देना है कि इसे छूना नहीं है, छुएंगे तो हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा, ये पूरा रेड हो जाएगा जलने के बाद। तो इसके कारण इसका मान जो है घटते जा रहा है। किसके कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण। अगर तार गर्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रैंडमली जो है वो कोलिजन करेगा, वाल से कोलाइड करेगा, टकराएगा, और इसके कारण उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी। अब इसके बाद हम लोग दूसरा सोर्स के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अब हमारे पास ग्रेफाइट के लिए अभी आसान है बहुत ही। पहले हम लोग पेंसिल को छील कर निकालते थे, बहुत ही कठिन प्रोसेस था। अब आसान हो गया है, पेंसिल पेन लेते हैं, और पेंसिल पेन में भी मोटा वाला आता है, अलग अलग मिलीमीटर का है। तो ये जो सबसे मोटा जो मेरे पास उपलब्ध हो पाया वो ये वाला है। ये जो है ये टुकड़ा है ग्रेफाइट का, जिसका हम लोग पेंसिल पेन में उपयोग करते हैं। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा का मान इस पेंसिल पेन का जो ग्रेफाइट है इसके लिए क्या है। तो इसके लिए इसे भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, की से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक छोर को थोड़ा सा ये डेलिकेट होता है, इसे आसान, ये जो है सावधानी से उपयोग करना, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसे हल्का सा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा छोर हमारा ये जो एमीटर का है वो यहाँ पर है, और इसे भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एमीटर में इसका पाठ्यांक देखते हैं। ये हमारा की है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 0.20 एम्पियर इसका पाठ्यांक आ रहा है, ये ग्रेफाइट का जो टुकड़ा है उससे। यानी कि ये जो ग्रेफाइट का टुकड़ा है और जो हमारा ये टॉर्च बल्ब है, ये दोनों का रेसिस्टेंस करीब करीब बराबर है। उसका 0.2122 आ रहा था एम्पियर, और इसका 0.20 आ रहा है। तो ग्रेफाइट भी एक ऐसा मटेरियल है, हम जब जानते हैं ये जो ग्रेफाइट के बारे में हम लोग कक्षा 10 में, ग्रेफाइट के बारे में हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं। कार्बन चैप्टर में हम लोग को ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट करता है। वो कार्बन के बॉन्ड के बारे में भी हम लोग अध्ययन किए हैं। इसमें क्या है कि इसमें भी जो प्रतिरोध है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है, इसमें भी ज़्यादा प्रतिरोध होने के कारण विद्युत धारा का मान इसमें कम आता है। इसके लिए इसका हम लोग उपयोग इस क्रियाकलाप में कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बस ये देख रहे थे कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए विद्युत धारा का मान अलग अलग क्यों होता है। अभी ये जो हमारे पास बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई अंतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेकिन कंपोनेंट के रूप में कभी टॉर्च बल्ब, कभी नाइक्रोम वायर, और कभी ग्रेफाइट का ये टुकड़ा, इसके लिए जो विद्युत धारा का मान है वो हम लोग अलग अलग देखते हैं। अब इसी से हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग विद्युत धारा का मान क्यों हमें ये जो एमीटर में प्राप्त हो रहा है। इसके पीछे का जो उत्तर है यह है कि अलग अलग विद्युत धारा का मान मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि वो किस प्रकार का मटेरियल है, ये जो हमारा ये ग्रेफाइट है, ये किस प्रकार का मटेरियल है। दूसरा जो है हमारे पास नाइक्रोम वायर है, ये किस प्रकार का मटेरियल है। और जो हमारा ये टॉर्च बल्ब है, इसके अंदर का क्या मैकेनिज्म है, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। अब हम जानते हैं कि टॉर्च के बल्ब का अंदर का जो हीटिंग जो इफेक्ट वाला जो पार्ट है वो टंगस्टन का है। तो इसके अंदर का जो कार्य वो क्या है, टंगस्टन वाला है। फिर नाइक्रोम वायर है, और फिर हमारे पास ये ग्रेफाइट का है। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम प्रतिरोध के बारे में समझेंगे, प्रतिरोध क्या हुआ, धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फ्लो में विरोध जो उत्पन्न कर रहा है वही प्रतिरोध है। तो जो हमारे पास कंपोनेंट है, जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट के अंदर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए फ्रेंडली है कि नहीं है,
इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो करने देता है कि नहीं करने देता है, या अगर करने दे रहा है तो किस वे में करने दे रहा है। फिर उसी तरह से जो हमारे पास नाइक्रोम वायर है, इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है, वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट करता है या किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने देता है। और फिर टंगस्टन के बारे में कुछ इसी तरह से है। ये अभी हम लोग को अध्ययन करना है। इसके बाद अगले जो है क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा जो इसका मूल जो टॉपिक है वो ये है सर्किट का डिज़ाइन, कि हम लोग जो अभी ये सर्किट बनाए थे सिंपल सर्किट, ये तो सिंपल था, एक हम लोग ये बैटरी और अमीटर और जो है अलग अलग सोर्स और की को कनेक्ट करके अलग अलग पाठ्यांक देख रहे हैं। फिर हम लोग जो है अलग अलग लोड को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे, फिर उसके कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। तो विद्युत धारा का अलग अलग पाठ्यांक होना 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला हो गया कि उसका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि वो किस प्रकार का मटेरियल है। दूसरा हो गया कि हमारे पास जो सर्किट डिज़ाइन कैसा है। और तीसरा है कि वो जो उसका गुण क्वालिटी क्या है जो हम मटेरियल उपयोग में ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि टॉर्च है, ये टॉर्च बल्ब है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, अगर इसके स्थान पर हम लोग लेड बल्ब उपयोग करते तो उसका जो है मैकेनिज्म क्या है। ये मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। हम लोगों को अभी के लिए फ़िलहाल जो अभी इस पर बात करेंगे इस क्लास में, बस हमें मटेरियल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग सर्किट डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग अब इसके बारे में मटेरियल स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। अभी हम लोगों ने एक क्रियाकलाप किया, उसमें देखा कि हमारा जो सेटअप था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर 6 वोल्ट था और हमारे पास एक साधारण जो परिपथ बना हुआ था, एक साधारण सेटअप था। हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का, फिर एक एमीटर और अलग-अलग कंपोनेंट का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। पहला था हमारा टॉर्च बल्ब, दूसरा जो हमारा था वो नाइक्रोम वायर और तीसरा ग्रेफाइट था। तीनों के लिए हम लोगों ने देखा कि जो विद्युत धारा है वो अलग-अलग है। तीनों के लिए विद्युत धारा अलग-अलग होने के पीछे का कारण क्या है कि मटेरियल किस प्रकार का है। एक तो नाइक्रोम वायर है और दूसरा ग्रेफाइट है। इसमें तो हम लोग मटेरियल ही ले रहे हैं, एक वायर का अलग मटेरियल प्रकार ले रहे हैं। जबकि जो एक तीसरा जो टॉर्च बल्ब है, उसमें भी जो रेसिस्टेंस जो क्रिएट कर रहा है, जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, वो है टंगस्टन। तो हम लोग मुख्यतः बात करेंगे कि इसमें अलग-अलग मटेरियल होने के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है और अलग-अलग प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा का मान हम लोग अलग-अलग प्राप्त कर रहे थे। तो प्रतिरोध जो है मुख्यतः निर्भर कर रहा है कि वो किस तरह के मटेरियल किस तरह के मटेरियल वाला वायर से होकर के वो निकल रहा है। हम लोग मुख्यतः इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। अब जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है? प्रतिरोध को अगर हम थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक समझें, थोड़ा-सा उसके अंदर जाकर के समझें तो ये समझते हैं कि कोई भी वायर है, कोई भी तार है, तो उसके अंदर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। हम जानते हैं कि चाहे वो सॉलिड हो, सॉलिड में भी जो एटम्स होते हैं, वो हल्का-हल्का वाइब्रेट करते रहते हैं। उसके वाइब्रेशन जो हैं, फिर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ एक अलग पैटर्न में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और फिर एक एटम में मान लीजिए कि कॉपर वायर लिए तो उसका एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्री होता है, जो कि मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, वो किस तरह से एटम से टकरा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और जो एटम है, एटम क्या करता है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो उसके लिए डिफ्लेक्शन है, अब इसे फ्लो करना है और ये इसे आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षित तो होगा। फिर क्या होगा कि वो आकर्षित हुआ, फिर वहाँ से निकला, फिर दूसरा एटम उसको आकर्षित कर रहा है। इसी तरह से करते-करते जो है, वो जितना आकर्षण होगा, कोलिजन होगा, टकरार होगा। अब वाल्व जो है, कोई भी जो मटेरियल लेते हैं उसका जो दीवार है, दीवार का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। थोड़ा अलग होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उससे भी टकराता है और ये कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस प्रतिरोध उत्पन्न होता है।
ये अलग-अलग मटेरियल के लिए अलग-अलग होता है। कॉपर वायर अच्छा कंडक्टर है, अच्छा चालक है, उसमें होता है कोलिजन लेकिन बहुत कम होता है। उसी तरह से हम जो लिए थे नाइक्रोम वायर, इसमें ज़्यादा होता है, ग्रेफ़ाइट उसमें ज़्यादा होता है, टंगस्टन उसमें ज़्यादा होता है। तो किस तरह से कोलिजन होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है या डिफ्लेक्ट करता है या उसमें आकर्षण है, विकर्षण है जिसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इसको समझने के लिए मैंने एक सेटअप तैयार किया है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड में मान लेते हैं कि ये जो अलग-अलग रंग का जो पिन है, इसे मान लेते हैं कि ये हमारा परमाणु है। ये हमारा एटम है और एक मटेरियल है और मटेरियल में इस तरह से एटम जो है एम्बेडेड है। और इलेक्ट्रॉन के रूप में हमारे पास कुछ काँच की गोलियाँ हैं। ये इसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब अब हम इसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा टिल्टेड है, थोड़ा-सा यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जो है मुड़ा हुआ है। ग्रेविटी के कारण क्या होगा कि काँच ऊपर से नीचे की तरफ जो है आएगा और हम देखेंगे कि किस तरह से ये काँच एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाता है, कभी इधर मुड़ता है, कभी उधर मुड़ता है और इसी से समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसा ही होता होगा किसी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है। तो इसे आइए करके हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ काँच की गोलियाँ हैं। अब इसे लेते हैं और यहाँ से हम छोड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं, इसे हम लोग देखते हैं, यहाँ से काँच की गोलियों को गिराते हैं और देखिए थोड़ा-सा रुकावट के बाद, थोड़ा-सा रुकने के बाद ये काँच की गोलियाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, कुछ काँच की गोलियों को लेते हैं और इसे गिराते हैं बारी-बारी से और ये देखिए थोड़ा-सा रुकने के बाद ये काँच की गोलियाँ आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। हालाँकि जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, पिन जो हमारा छोटा साइज़ का है, इलेक्ट्रॉन ही हमारा बड़ा है। बस हम समझने के लिए कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसे हम अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इस सेटअप को तैयार किए हैं, कि इससे मोटे तौर पर आइडिया हो सके कि किस तरह से वायर के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब क्या है कि ये जो सिस्टम है, ये हमारे पास वायर का अंदर का भाग है और ये हमारा एटम है। ये हमने स्थिर लिया है, ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। जबकि सॉलिड में भी हम देखते हैं, जानते हैं कि एटम थोड़ा-सा वाइब्रेट करते रहता है और ये जो वाइब्रेशन है, ये भी रेजिस्टेंस को क्या करेगा? बल देगा। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे? सीधे यहाँ रखते हैं और इसे गिरने देते हैं। इधर रखते हैं, इसे गिरने देते हैं। अब क्या करेंगे? धीरे-धीरे इसे हम हल्का-हल्का इसे क्या करेंगे? इसे हम कंपन करवाएँगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कंपन कराने से क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? या जो रुकावट जो काँच की गोलियाँ में है वो बढ़ रही है या घट रही है? अब देखते हैं, इसे हम लोग करते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो काँच की गोलियाँ हैं, ये पहले से अधिक समय के लिए रुक रही है। पहले आसानी से अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे इसे रख रहे हैं, तो ये जाती है, ठीक है? कुछ देर के बाद निकल जाती है। लेकिन अगर हम इसका कंपन करवाते हैं, अगर हम इसे कंपन करवाएँगे, तो आप देख सकते हैं कि काँच की गोलियाँ अधिक समय के लिए इस पे रुकती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करता है। अब किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो करता है, रेजिस्टेंस का क्या जो है रोल है, ये आगे की जो कक्षा है उसमें और हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस एक मूल समझ के लिए ये एक हमारा सेटअप था कि कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बाधा उत्पन्न होती है और जिससे प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो रैंडमली मेरे द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है टंगस्टन के लिए, नाइक्रोम वायर के लिए, ग्रेफ़ाइट के लिए, सबके लिए अलग-अलग होता है। ये सेम स्ट्रक्चर नहीं होता है। सबका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए सबका प्रतिरोध भी जो होता है वो डिफरेंट होता है। और प्रतिरोध अधिक होने के कारण या प्रतिरोध होने के कारण जो एक मूल कारण है वो है कि किस प्रकार के मटेरियल से हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग और भी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी विद्युत धारा परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न होने के पीछे जो सबसे मूल कारण है वो किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इसके बारे में कि विद्युत
परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे और क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग अगले के क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।